हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज टीचर ऑन बोर्ड में हम एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जब भी हम सॉल्व करें, खासतौर हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से नहीं, पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इंग्लिश को कैसे सॉल्व करें? जब भी पैराग्राफ वगैरह आए तो पैराग्राफ को आप स्किप कर दीजिए। अगर मान लो पहले आपके 1 से 5 क्वेश्चन या 1 से 8 क्वेश्चन या 1 से 7 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उस अनसीन पैसेज में हो, वो उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि पैराग्राफ छोटा है, पैसेज छोटा है, फिर भी ये नहीं पता कि आपको एक बार में समझ में आएगा कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, पैराग्राफ और पैसेज इतने टफ आ जाते हैं कि वो एक बार में समझ में आते नहीं है ना। तो अभी तो हमारे पास पैसेज नहीं है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन से 1 से 5 के लिए डायरेक्शंस दे रखे हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। तो भाई द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज। भाई एरर हमें ढूंढना है, अगर कोई एरर नहीं हो तो ई मार्क करना है, और एरर हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ए बी सी डी में से जो भी आंसर रहेगा वो हमें मार्क करना है। एरर में ये देखना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कॉन्टेक्सचुअली मिस्टेक है। इसका मैं आपको आगे उदाहरण दूंगा कि ग्रामेटिकली सही रहता है पर कॉन्टेक्सचुअली सही नहीं रहता। खैर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, डिस्पाइट ऑफ द राइजिंग शेयर ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, द ओवरऑल इंसिडेंस इन जर्मनी हैज़ बिन स्ट्रेटली डिक्लाइनिंग इन रिसेंट वीक। तो भाई डेल्टा वेरिएंट है, उसका जो उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, उसका जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। फिर भी जर्मनी में ये देखा गया कि जो पूरी बीमारी है, कोरोना की जो बीमारी है, उसमें उसका जो नंबर है उसमें गिरावट आई है, ये बोला गया है। तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है, बी में है, सी में है, डी में है। आप 2 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर जो डिस्पाइट है, इसके साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ आता है। जब हम बोलते हैं इंस्पाइट ऑफ बोलता है, पर डिस्पाइट के साथ नहीं आता। डिस्पाइट अपने आप में पूर्ण है, यहाँ ऑफ की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ऑफ है यहाँ ज़बरदस्ती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो ए वाला है ये हमारा आंसर रहेगा। ए कहाँ पर है? सी वाले में। तो सी जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, द रिसेंटली डिस्कवरी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्रेव्स in Canada has put the spotlight back on its dark past when indigenous people face systematic discrimination and violence। तो भाई क्या बोल रहा है कि रिसेंटली डिस्कवरी की, अभी अभी जो डिस्कवरी हुई है कि हंड्रेड्स ऑफ ग्रेव्स की, जो जितने भी कब्रें खुदी हैं, हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों कब्रें खुदी हैं, उसमें क्या पाया गया कि जो कनाडा में जो प्रीवियसली पुराने ज़माने में जितने भी इंडिजिनियस पीपल थे, इंडिजिनियस पीपल का मतलब होता है जो वहाँ के मूल निवासी। भाई जो अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों ने तो अमेरिका और कनाडा पे कब्जा करा, चिकन पॉक्स वगैरह फैलाए उनने, और वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल थे उनको पूरी तरीके से टॉर्चर करा, उनकी आबादी बिल्कुल नगण्य कर दी, शून्य के बराबर कर दी। तो वहाँ इस तरीके से उन्होंने कब्जा किया। इंडिजिनियस पीपल मतलब होता है वहाँ के मूल निवासी। तो जब ये जो सैकड़ों अभी कब्रें मिली हैं, ग्रेव्स मतलब कब्र होती है, वो उन्होंने वापस जो कनाडा का जो ये डार्क पास्ट है डिस्क्रिमिनेशन का। भाई डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव ये इसलिए थोड़ा बड़ा टर्म बन जाता है कि भेदभाव की इन्होंने सीमा लांघ दी थी। भाई उनका जो भेदभाव था वो बहुत आले दर्जे का था, बहुत ज़्यादा क्रुअलिटी थी उसमें। और वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसक होना। तो जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस था उसका जो चैप्टर था वापस खोल दिया गया था, वो स्पॉटलाइट में आ चुका था। किसकी वजह से? जो अभी सैकड़ों कब्रें खुदी हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाए गए होंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन सिस्टमेटिक होता था, ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं हम इसको। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसमें कुछ गड़बड़ी है, रिसेंटली डिस्कवरी। ठीक, अब रिसेंटली और डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी नाउन है, ठीक है ना। और रिसेंटली क्या है? रिसेंटली एडजेक्टिव होना चाहिए कायदे से, पर रिसेंटली भी नाउन है। रिसेंटली डिस्कवरी, या तो आप बोल दो द रिसेंट डिस्कवरी, ठीक है, तो वहाँ से हो जाएगा डिस्कवरी नाउन और रिसेंट उसका एडजेक्टिव बन जाएगा कि कब की डिस्कवरी, अभी की, द रिसेंट डिस्कवरी। या फिर आप बोल दोगे द रिसेंटली डिस्कवर्ड, फिर डिस्कवर्ड वहाँ पर वर्ब बन जाएगा।
तो इस तरह से सेंटेंस, या तो आप बोलो रिसेंटली डिस्कवर्ड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं रीसेंट डिस्कवरी। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। जैसे अगर हम दो नाउन एक साथ लेंगे भी सही ना, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली, ठीक है, मुंबई, ये शहरों के नाम है, ये या तो कॉमा से सेपरेट होंगे, या बीच में हाइफन लगा रहेगा, या कंजक्शन लगा रहेगा, एंड, और एक साथ दो नाम आते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रिसेंटली और डिस्कवरी ये नहीं आ पाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए कौन सा है? ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आई वुड हैव गोटन अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट आई मेड अ सिंपल मिस्टेक, आई मेड सिंपल मिस्टेक्स, ठीक। मुझे परफेक्ट स्कोर मिल जाता, परंतु मैंने क्या किया कि सिंपल मिस्टेक कर दी, कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी। तो यहाँ पर जो ये शब्द है एक्सेप्ट, ये नहीं आएगा। इस एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार, ये वाला एक्सेप्ट नहीं आएगा, वो आएगा EXCPT, एक्सेप्ट, ये वाला आएगा। इसका मतलब था छोड़ना, इसके अलावा, एक्सक्लूडिंग, है ना, ये आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सी आ जाएगा, ठीक। फिर अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ही लिफ्टेड द नेस्ट जेंटली एंड पुट इट इन अ सेफ्टी प्लेस इन द फोक्स ऑफ द ट्री। देखो, जो मैंने पहला क्वेश्चन, शायद सेकंड नंबर का क्वेश्चन बताया था कि दो नाउन, अब सेफ्टी भी एक नाउन और प्लेस भी एक नाउन है, दोनों एक साथ आ गए। तो यहाँ पर सेफ्टी प्लेस के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। किसी प्लेस, सेफ प्लेस, तो सेफ्टी की जगह हो जाएगा सेफ। अगर सेफर भी लिखोगे तो भी चलेगा, सेफर प्लेस। तो यहाँ पर ये जो हमारा नाउन है, ये नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट होगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। समटाइम्स वेरी टेरेबल एक्सीडेंट्स हैपन्स एंड मेनी पीपल आर बर्न एंड इंजर्ड। 2 सेकंड का समय है आपके पास, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। आप यही तकनीक अपनाइए, यही आप तरीका अपनाइए कि भाई मैं जब भी क्वेश्चन प्लेस करूँ आपके सामने, जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे आप वीडियो पॉज कीजिए और आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, और फिर नहीं बनता या फिर चेक करने के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। समटाइम्स वेरी टेरेबल एक्सीडेंट्स हैपन्स एंड मेनी पीपल आर बर्न एंड इंजर्ड, ठीक है भाई। कभी कभार क्या होता है कि बहुत इतने सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने ख़राब एक्सीडेंट्स होते हैं कि बहुत से लोग बेचारे जल जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स प्लूरल है, तो हैपन्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब है, एस लगा है क्योंकि, तो ये नहीं आएगा, हैपन आएगा, HAPPEN। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत है? जो हमारा बी वाला पार्ट है इसमें गड़बड़ी है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में हमारे पास डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड्स इन बोल्ड। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। अच्छा, पिछली बार मैंने बोला था ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअल, जैसे मैं बोला कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली क्यों सही होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली भी सही है तो कॉन्टेक्चुअली अगर गलत है तो वहाँ पर हम उसको मार्क करेंगे कि यहाँ पर एरर है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, ये ग्रामेटिकल भी सही है, ये कॉन्टेक्चुअली भी सही है। अब मैं बोलूँ कि मैंने आज लकड़ी खाई, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आदमी लकड़ी खा नहीं सकता, खा सकता है, पर कॉन्टेक्चुअली गलत है, आदमी भला लकड़ी क्यों खाएगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जो शब्द है, अगर पूरा सब जगह ग्रामेटिकली सही है तो कॉन्टेक्चुअली हमें देखना है कि अगर पूरे सेंटेंस की जितना पूरा पैराग्राफ देख अगर उसकी ग्रामर पूर्णता सही है तो हमें देखना है कि कॉन्टेक्स्ट में सही है भी कि नहीं है। तो यह लकड़ी नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारा सेंटेंस है उसका एरर हम देख सकते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हिज कल्चर, मैनर्स एंड वेरिड प्लेजेंट नॉट लेस देन हिज आर्टिस्टिक स्किल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रेंडर हिम पॉपुलर। हमें ये जितने भी बोल्ड में जो शब्द दे रखे हैं इनको इधर से उधर करना है, इनको शिफ्ट करना है, अपने अपनी प्लेसेस बदलना है, ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही हो सके। तो भाई उसका कल्चर, मैनर्स एंड वेरिड प्लेसेंट, अब वेरिड प्लेसेंट तो जम नहीं रहा भाई, वेरिड वैसे ही एक एडजेक्टिव है,
है ना। प्लेजेंट फिर एडजेक्टिव, दो दो एडजेक्टिव आ गए और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ है। प्लेजेंट क्या है? प्लेजेंट वेदर बोलते हैं हम, है ना। प्लेजेंट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, प्लेजेंट एटिकेट्स बोलते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। तो प्लेजेंट यहाँ पर क्या है, जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। और वेरिड भी एडजेक्टिव, तो दो एडजेक्टिव एक साथ अगर उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है तो यहाँ पर हमारा गड़बड़ है। तो ये तो डेफिनेटली बदलेगा, प्लेजेंट जो है वो डेफिनेटली बदलेगा। लेस देन हिज आर्टिस्टिक स्किल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रेंडर हिम पॉपुलर, भाई ये सही है, कॉन्ट्रीब्यूटेड भैया सही है। तो यहाँ पर ये दोनों बदलेंगे। अब जब सी अपनी जगह सही है तो ऑब्वियसली ए और बी बदलेंगे, तो हम ए और बी बदल के देखते हैं। हिज प्लेजेंट मैनर्स एंड वेरिड कल्चर, बिल्कुल सही है भाई। मैनर्स यहाँ पर नाउन होगा और प्लेजेंट एडवर्ब होगा, और वेरिड यहाँ पर सॉरी एडजेक्टिव होगा प्लेजेंट, और वेरिड यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, और कल्चर जो आ जाएगा हमारा वो नाउन हो जाएगा। तो भाई क्या आएगा, हिज प्लेजेंट मैनर्स एंड वेरिड कल्चर नॉट लेस देन हिज आर्टिस्टिक स्किल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रेंडर हिम पॉपुलर। वो इसको पॉपुलर बनाने में मदद करी किसने, उसके जो प्लेजेंट मैनर्स है, उसके अच्छे व्यवहार, और उसके जो कल्चर है, उसका जो विविध कल्चर है, विविध उसका संस्कृति, उसने उसका जो उसको पॉपुलर करने में उसको मदद करी है। ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी ए सी, तो बी ए सी है हमारे पास, तो आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज फेयरली डेट्रीमेंटल दैट हिज प्रिजन स्टे स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक वॉज ऑब्वियस टू हिज वेलबींग। अब फिर यहाँ कुछ गड़बड़ है ना। इट वॉज फेयरली डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो हार्मफुल हो, विच कैन कॉज यू हार्म, जो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सके, जो आपके लिए बुरा वक्त ला सकती हो, उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। कोई सी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, डेट्रीमेंटल का मतलब। तो इट वॉज फेयरली, यह स्पष्ट था, इट वॉज फेयरली ओबियस, यह बहुत ही स्पष्ट था। यहाँ पर फेयरली अपनी जगह सही है, डेट्रीमेंटल और ओबियस आपस में इंटरचेंज होंगे। इट वॉज फेयरली ओबियस, यह बहुत ही स्पष्ट था दैट हिज प्रेजेंट डे स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इसका जो जेल के दिन थे और खासकर पेंडेमिक के दौरान, स्पेशली का मतलब यहाँ पर खासकर, वॉज वॉज डेट्रीमेंटल, जो इसके डे स्टे था वो बहुत डेट्रीमेंटल था, हार्मफुल था, किसके लिए? उसकी सेहत के लिए, वेलबींग के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी और बी, इस तरह से हमारा बदलेगा। ए सी बी, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, टू मेक मैटर्स वर्स credible reports that some of the electronic evidence malware in the case could have been planted remotely by gathered were never investigated। भाई बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मालवेयर, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एविडेंस क्या है? नाउन, फिर मालवेयर फिर नाउन हो गया। देखो दो नाउन अगर एक साथ आ रहे तो 100% गड़बड़ी है। एविडेंस मालवेयर इन दिस केस कुड हैव बीन प्लांटेड रिमोटली बाय गैदर्ड वेयर नेवर इन्वेस्टिगेटेड। प्लांटेड अपनी जगह सही है, कुड हैव बीन प्लांटेड, भाई दूर से, रिमोटली मतलब दूर से, कहाँ गया रिमोटली, हाँ रिमोटली, कुड हैव बीन प्लांटेड रिमोटली मतलब साइट पर नहीं रह के कहीं और से उसको प्लांट किया जा सकता है। प्लांट क्या किया जा सकता है? एविडेंस गैदर्ड इन दिस केस कुड हैव बीन प्लांटेड रिमोटली बाय मालवेयर। एविडेंस गैदर्ड, गैदर्ड यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। एविडेंस नाउन, नाउन के बाद वर्ब आ गया, इन दिस केस कुड हैव बीन प्लांटेड, प्लांटेड फिर हमारा वर्ब आ गया, रिमोटली बाय मालवेयर। तो भाई मालवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर वायरस होता है। थोड़ी सी अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी ना आपको, एक जीके का क्वेश्चन भी है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अगर आपको मालवेयर का मतलब ही नहीं पता तो फिर आप सेंटेंस गड़बड़ कर बैठोगे। तो जो शब्द जो दिए हैं बोल्ड में उनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो ये वोकेब, इनडायरेक्टली वोकेब के क्वेश्चन बन जाते हैं। एसबीआई क्लर्क में डायरेक्ट वोकेब के क्वेश्चन नहीं आते, पर जैसे अनसीन पैसेज में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको मालवेयर का मतलब ही नहीं पता तो फिर आप ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वोकेबलरी जानना बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर। तो हमारा प्लांटेड वहीं का वहीं है और सी और ए में चेंज हो जाएगा, तो हमारा सी बी ए आ जाएगा। सी बी ए कहाँ पर है हमारे पास? सी बी ए ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वी मस्ट अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस फॉर व्हाट दे आर एंड फॉर हाउ दे आर डिसएडवांटेजेस विद एसोसिएटेड। अब मेंटल हेल्थ कंडीशन फॉर व्हाट दे आर एंड फॉर हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ डिसएडवांटेजेस होगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हमारे पास यहाँ नाउन है ना,
एसोसिएटेड क्या है? एसोसिएटेड मतलब साथ में होना, साथ में, साथ में आना। तो डिसएडवांटेजेस के साथ में नुकसान जो है, डिसएडवांटेज मतलब जिसके नुकसान। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस फॉर व्हाट दे आर एंड फॉर हाउ दे आर एसोसिएटेड, साथ में होते हैं डिसएडवांटेजेस के, मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा? ए सी बी। ए सी बी क्या है, कौन सा है हमारे पास? ए सी बी ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Aviation websites are infrastructure with reports of a rapid abuzz of aviation upgradation in तिब्बत। तो भाई तिब्बत में क्या हो रहा है? एविएशन वेबसाइट्स आर इंफ्रास्ट्रक्चर विद, अब एविएशन वेबसाइट आर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सही हो सकता है? ठीक है, आर के बाद क्या आना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में नाउन है, यहाँ पर ये ऑब्वियसली बहुत गलत है। विथ रिपोर्ट्स ऑफ अ रैपिड अबज, अबज का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है कि जिसमें होच पोच हो जाती है सिचुएशन, बिल्कुल भीड़ भड़ाका वाला, जैसे कर्कश की आवाज़ रहती, हम जब ट्रैफिक में जाते तो कैसी आवाज़ें रहती, बिल्कुल परेशान करने वाला माहौल रहता, वैसा ही। तो एविएशन वेबसाइट कैसी हो गई? बिल्कुल मच्छी मार्केट जैसे हो गए, फिश मार्केट हो गया वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रैपिड अपग्रेडेशन हो रहा है, रैपिड अपग्रेडेशन। भाई वहाँ पर जो साइट्स वगैरह है, जितनी भी जानकारी है, वहाँ पर जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है ऑफ एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है इन तिब्बत। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं, बी, फिर हो जाएगा सी, और फिर ए हो जाएगा। तो बी सी ए कहाँ पर है हमारे पास? बी सी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक। Given below is a paragraph that has blank spaces corresponding to each blank. 5 options are given, out of which only one is appropriate. Choose the option that fits most suitably in the given blank making sentence grammatically and country. तो भाई कुछ 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 शब्द ओमिटेड है पैराग्राफ में से, उसको हमें बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। वही जो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दे रखा है, मैंने इसको टुकड़ों टुकड़ों में हर क्वेश्चन के साथ फिट कर दिया है ताकि परेशानी ना आए। क्वेश्चन नंबर 11, गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप इज जस्ट एज एसेंशियल एज हेल्थी डाइट एंड, क्या आएगा? हेल्थी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। भाई गुड नाइट स्लीप मतलब अच्छी रात की अच्छी नींद उतना ही ज़रूरी है जितना हम अच्छा भोजन करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। रेगुलर, सिस्टम नहीं होगा, सेल्डम नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, अनयूजुअल नहीं होगा। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, जो रेगुलर ना हो, कभी कभार। अनयूजुअल मतलब जो कॉमन ना हो, जो यूजुअली होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अनफॉर्चुनेटली according to the National Sleep Foundation, 62% of the American adult population dash from sleep issues every couple of nights per week. तो भाई अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश ऐसा है कि जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो 62% अमेरिकन है वो स्लीप डिप्रिवेशन से गुजरते हैं। मतलब रोजाना हर कपल ऑफ वीक्स, सप्ताह के 2 दिन तो कम से कम उनको नींद ढंग से आती नहीं है, उनको इश्यूज रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एड्रेस आएगा, इंडिकेट आएगा, रिजल्ट्स आएगा, सफ़र्स आएगा, रिमार्क्स आएगा, क्या आएगा? एड्रेस मतलब होता है पता, या फिर किसी को आप संबोधन कर रहे हो, किसी का संबोधन कर रहे हो, ठीक है, ये संबोधन, ये होता है एड्रेस का मतलब। इंडिकेट का मतलब होता है इंकित करना, सिग्नलिंग, रिजल्ट, परिणाम। सफ़र्स का जरूर मतलब होता है पीड़ित होना, पीड़ित। रिमार्क्स मतलब कमेंट पास करना, रिमार्क्स वगैरह। तो सफ़र्स जो है ऑप्शन डी वो हमारा आंसर रहेगा। अब ये सफ़र्स ही क्यों है, एस क्यों है, सफ़र क्यों नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा की बात करी, 52% वो डेटा है एक्चुअली, और डेटा हमेशा सिंगुलर होता है। डेटा क्या है? सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्लीप डेप्रिवेशन नेगेटिवली डैश द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एज वेल एज योर ओवरऑल हेल्थ। तो भाई जो स्लीप डिप्रेशन, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, वो आपको नेगेटिवली एडवर्सली अफेक्ट करता है, और नेगेटिवली अफेक्ट करता है कैसे? इफेक्ट, इम्पैक्ट्स, ऑब्जर्व, फैसिलिटेट। देखो इफेक्ट का मतलब क्या होता है उसके, अ, एक तो अफेक्ट है, एक इफेक्ट है, और एक इम्पैक्ट। इन तीनों में से हमारे पास कौन सा सही है?
देखो ग्रामेटिकली अगर जाए हम तो स्लीप डिप्रेशन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अगर अफेक्ट भी आता तो अफेक्ट्स आता, इफेक्ट भी आता तो इफेक्ट्स आता, और यहाँ पर इम्पैक्ट में सिर्फ एस है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा। हमें ज़्यादा मीनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी हम इसके मीनिंग में जाएंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए। मान लो इसके क्या नुआंसेस है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो हमें पता होना चाहिए कि भाई इफेक्ट का मतलब क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या है, और इम्पैक्ट से मतलब, और अगर सिमिलैरिटीज़ है भी तो कितने सिमिलर हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है, इफेक्ट यूज़ होता है एज ए वर्ब, और वहीं पर इफेक्ट जो यूज़ होता है वो नाउन की तरह यूज़ होता है। दोनों का मतलब प्रभाव होता है, पर ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, ये नाउन की तरह यूज़ होता है। कोई परिणाम आया हो नेगेटिवली, परिणाम किस तरह से बोलते हैं। वहीं इम्पैक्ट्स, तो इम्पैक्ट दोनों की तरह यूज़ हो सकता है, और चूंकि यहाँ पर एज भी लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। In fact, multiple studies shows in fact multiple studies show that lack of dash sleep can negatively impact your hormones, exercise performance, brain functioning and energy levels। तो भाई ये बोल रहा है कि भाई कई सारी स्टडीज ने शो किया है कि अब लेक ऑफ डास्ट स्लीप, अब एडिशनल, एडिक्वेट, एडवांस्ड, एंटिसिपेटेड, बेयरली। तो एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, जितनी ज़रूरत है उतनी अगर स्लीप आप नहीं लोगे तो उसका आप पे दुष्परिणाम होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हॉर्मोन्स, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, ब्रेन फंक्शनिंग एंड एनर्जी लेवल्स। इन सब पे आपका नेगेटिव असर पड़ेगा। एडिशनल का मतलब आप जानते हैं, एडवांस मतलब एंटिसिपेटेड मतलब जो आशा की जाती है, जितना आशा की जा रही हो। बेयरली मतलब कम से कम। क्वेश्चन नंबर 15। In addition, it can dash to moodiness, memory issues and trouble thinking properly and focusing। इसके अलावा, इसके साथ ही, इन एडिशन इसके साथ ही, ये इट से मतलब है स्लीप डिप्रिवेशन से, स्लीप डिप्रिवेशन से इट, ठीक है, स्लीप डिप्रिवेशन। इट कैन, स्लीप डिप्रिवेशन कैन डैश टू मूडीनेस, मेमोरी इश्यूज एंड ट्रबल थिंकिंग प्रॉपरली एंड फोकस। कैन लीड, कैन लीड, लीड टू। अच्छा यहाँ पर ये कोस सिर्फ डी हटा दो, CUAC, ये होता CUSE, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है ना, तो फिर क्या कोस आ सकता था, नहीं आ सकता था, यहाँ पर टू लगा है। इस इट कैन कोस मूडीनेस आता, फिर टू नहीं आता यहाँ पर, लीड के साथ चूंकि टू है तो ऑब्वियसली लीड आएगा। इंडिकेटेड नहीं होगा, कंसिस्ट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16। वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे बदतर क्या हो सकता है, वर्स्ट ऑफ ऑल डैश स्लीप कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, weight gain and a weak immune system। In-depth studies also reveal that chronic poor sleepers are at high risk of developing cancer and dying from it। तो भाई स्लीप डिप्रेशन क्या हो सकता है कि अगर आपको आधी पकी नींद है, ढंग से नींद नहीं आ रही, तो क्या क्या कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, आपका वजन बढ़ा सकता है, वीक इम्यून सिस्टम कर सकता है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको घटा सकता है। और यह भी पाया गया है कि जो पुअर स्लीपर्स रहते हैं ना, जो क्रोनिक पुअर स्लीपर है, जो लंबे समय से, क्रोनिक मतलब जो कोई सी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही हो, स्लीपर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि या तो उनमें कैंसर हो जाए या फिर उससे मर सकते हैं कैंसर के। वर्स ऑफ ऑल डैश स्लीप कैन कोज हाई ब्लड प्रेशर, डैश या क्रोनिक होगा, क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन, यहाँ एक शब्द ओमिटेड है, हालांकि वो अंडरस्टैंडेबल है कि क्रोनिक स्लीप का मतलब वही होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण रूप से, जो एकदम पूरा हो, है ना, पूर्ण रूप से, थोड़ी सी भी ना छूटा, थोड़ी सी भी कसर ना। डेस्परेट मतलब होता है जो बिल्कुल ही, डेस्पो नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए चाहने वाला, डेस्परेट। डिसेबिलिटी आप जानते ही, इमोशनल आप जानते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ, डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट, यू मस्ट गेट अ गुड नाइट स्लीप। तो भाई अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ, आप अगर प्लान कर रहे हो, आप बुरी चीज़ के लिए तो प्लान करोगे नहीं, व्यक्ति कैसे चीज़ के लिए प्लान करता है, अच्छी चीज़ के लिए प्लान करता है,
इफ़ यू आर प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज ना, आपकी हेल्थ को अगर आप सही रखने चाहते हो, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, है ना, रेट्रीवल नहीं होगा, एस्टिमेट नहीं होगा, डिक्लाइन नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिट्रीवल का मतलब होता है कोई सी चीज़ वापस आ जाना, है ना, रिट्रीव हम बोलते हैं ना, जो वापस आ चीज़। जैसे आपने किसी कुत्ते को अगर गेंद फेंकी तो वो कुत्ता गेंद वापस लेकर आता, तो गेंद वापस वापस आपके हाथ में आ जाती है। एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना ना, अनुमान लगाना। ऑप्टिमाइज का मतलब हम बता ही चुके हैं। डिक्लाइन मतलब जो गिर रहा हो, जो फॉल होता है, डाउनफॉल, डिक्लाइन। डिग्रेड मतलब क्या होता है? जो डी के हो रहा हो, जो सड़ रहा हो, जिसकी क्वालिटी गिर रही हो, उसको हम बोलते हैं डिग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसी के साथ है वो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डैश योर हेल्थ डैश, ये क्वेश्चन नंबर 18 डैश। अब यहाँ पर प्लानिंग की जगह हम पहले ही लिख देंगे ऑप्टिमाइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ डैश द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप एंड लूज वेट यू मस्ट गेट ए गुड नाइट स्लीप। तो भाई आप या तो ऑप्टिमाइज करना चाहते हो आपकी हेल्थ, या फिर इम्प्रूव करना चाहते हो आपकी हेल्थ, तो आप अच्छे से और अपना जो वज़न है वो कम करना चाहते हो, और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करो कि अच्छी नींद लीजिए। ये इसका मतलब है। लोअर का मतलब था निचला, करप्ट का मतलब होता है जो बेईमान हो, एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज, क्लोजर टू एन एवरेज वैल्यू, इसका मतलब होता है एग्रीगेट। इम्प्रूव का मतलब सुधार बता ही चुका हूँ मैं, और इम्प्रूव का मतलब होता है, सॉरी, इम्पेयर का मतलब होता है खराब या जो अनक्लियर हो, मैस हो, खराब, अनक्लियर, मैस, ये सब हम एम्पेयर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 to 23, हमारे पास डायरेक्शन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences are given with a part in bold. The given phrase in the bold may or may not contain an error. The options following can replace the incorrect phrase. The correct phrase that is to be replaced will be your answer. If the sentence are correct, then select no improvement required as your answer. तो भाई एक फ्रेज दिया गया है बोल्ड लेटर में, अगर आपको लगता है कि वह सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं लगता तो ABCD में से हमें चूज करना है। The petition the petition contended that the establishments and factories were operates in violation of environmental norms and affected public health. देखो यहाँ पर प्रभाव आ गया ना, जो यहाँ पर ये किस तरह यूज हो रहा है, ये वर्ब की तरह यूज, लेकिन यहाँ पर ये वाला इफेक्ट आया। द पेटिशन कंटेंटेड, जो पेटिशन है, जो भी अर्जी है, उसने यह बताया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स एंड फैक्ट्रीज, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं एंड फैक्ट्रीज वेयर ऑपरेट्स इन वायलेशन, तो भाई वो कैसे ऑपरेट करती है? भाई कानून का उल्लंघन करती है। कैसे कानून? एनवायरमेंटल नॉर्म्स, जो भी एनवायरमेंटल कानून है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, उनका वो उल्लंघन करती है। और ये जो पब्लिक हेल्थ है, इस पर एडवर्स इफेक्ट डालती है भाई, ठीक है, बुरा प्रभाव डालती है। तो क्या ये सही है क्या? यहाँ पर ये देखना होगा हमें। ठीक, देखो यहाँ पर है ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस अगर पढ़े तो कंटेंटेड जो हमारा वर्ब है, ये क्या है? ये पास्ट में है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ऑपरेट्स इन वायलेशन, तो वेयर के साथ ऑपरेट्स कहाँ से आ गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, तो वेयर ऑपरेट्स नहीं आएगा यहाँ पर। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी कैसे आएगा? वेयर के साथ ING फॉर्म हो जाएगा, वेयर ऑपरेटिंग इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड अफेक्टेड पब्लिक हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन was issued a notice to the police regarding the same and sought a detailed action taken report। तो भाई जो दिल्ली कमीशन है, उसको क्या है, एक रिपोर्ट, उसने एक रिपोर्ट समन करी। किसको करी भाई? पुलिस को समन करी, जो पुलिस है, कि किस विषय में? रिगार्डिंग द सेम एंड सॉट डिटेल एक्शन टेकन रिपोर्ट।
तो जो वीमेन के लिए जो दिल्ली कमीशन है उसने एक रिपोर्ट भेजी पुलिस को रिगार्डिंग द सेम। ये कोई मैटर होगा, उसका हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब रखना है। क्या कहा जा रहा है वो मैटर नहीं, हमें देखना है ग्रामर कॉन्टेक्स्ट सही है कि नहीं। ठीक, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर है, आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। हैड इशूड अ नोटिस टू द पुलिस, हैव इशू अ नोटिस टू द पुलिस, हैज़ बीन इशूइंग अ नोटिस टू द पुलिस, हैज़ इशू अ नोटिस टू द। देखो गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी इसलिए है द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन वाज इशूड। अब वाज इशूड का मतलब होता है कि दिल्ली कमीशन को इशू किया गया, ठीक, जबकि दिल्ली कमीशन ने इशू किया, क्योंकि यहाँ टू द पुलिस आ गया। वाज इशूड बाय द पुलिस आता ना, तो यहाँ टू द पुलिस आ गया, तो दिल्ली कमीशन हैड इशूड आएगा। दिल्ली कमीशन ने पुलिस को एक नोटिस भेजा, तो हैड इशूड आएगा। वाज की जगह क्या हो जाएगा हमारा, हैड, वाज नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब ये हैड ही क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया, या हैव क्यों नहीं आया, यहाँ हैज़ है, हैज़ क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया, एक तो यहाँ पर इशूड नहीं है, दूसरा ये टेकन रिपोर्ट है, हमारा ऑलरेडी पास्ट में चल रहा है जी, जो सेंटेंस है पूरा पास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 21, रवि was sent to Taloja jail where some of his co-accused have now spent more than 3 years without bail or trial। तो भाई जो रवि भैया है, इनको तलोजा जेल में भेजा जा चुका है, जहाँ पर उनके साथ में जो को अक्यूज्ड थे, जिन पे इल्ज़ाम थे उनके साथियों पे, वो भी क्या 3 साल की ज़्यादा जेल काट चुके हैं बिना कोई बेल के और बिना कोई ट्रायल के। भाई कोई ट्रायल भी नहीं चला कोर्ट में और कोई बेल भी नहीं मिली है। अब यहाँ पर हैव नाउ स्पेंड मोर देन 3 years, आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन है हमारे पास, हैव नाउ स्पेंड मोर देन 3 years, हैव नाउ स्पेंड मोर देन 3 years, या ईयर नहीं, ईयर्स, सॉरी ईयर्स नहीं, ईयर में गलत पढ़ चुका हूँ। हैव नाउ स्पेंड मोर देन 3 years, हैव नाउ स्पेंड मोर देन 3 years। अब भाई ये देन ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ईयर आएगा, ईयर्स आएगा, तो 3 है तो ऑब्वियसली ईयर्स आना चाहिए, है ना। और देन तो THAN आएगा, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो THAN देन आएगा, ठीक है, THEN देन नहीं आएगा। तो उसके जो को एक्यूज्ड है हैव नाउ स्पेंट, स्पेंड नहीं आएगा, स्पेंट आएगा, SPENT, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पर थर्ड और सेकंड एक जैसे ही स्पेंड में, SPENT दोनों में। हैव नाउ स्पेंट मोर देन 3 years, तो यहाँ पर कुछ है क्या, हैव नाउ स्पेंट मोर देन 3 years, जो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विथ टेक्नोलॉजी बिकमिंग स्मार्टर देयर हैज़ बिन अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन साइबर फ्रॉड, हरासमेंट्स एंड थ्रेट्स। कुछ गलत दिख रहा है क्या यहाँ पर, विथ टेक्नोलॉजी बिकमिंग स्मार्टर, नहीं यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, पूरा जो हमारा फ्रेज है वो बिल्कुल एकदम सही है, कि भाई टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, देयर हैज़ बिन ए करस्पॉन्डिंग इंक्रीजेंस, और वैसे वैसे साइबर फ्रॉड में भी इंक्रीमेंट दिख रहा है, हरासमेंट में इंक्रीमेंट दिख रहा है, थ्रेट्स में भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 23, अ गुड कोच हैड द स्किल्स ऑफ हिज एंटायर टीम अकाउंटेड फॉर एंड नोज वेयर टू पुट देम फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अकाउंटेड फॉर एक फ्रेज है, इसको लिटरल मीनिंग में ना लिया जाए। अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या होता है कि उसको पता होता है, अकाउंटेड फॉर मतलब सारा इन एंड आउट उसको पता है। एक गुड कोच वही होता है, अ, एक गुड कोच में वो स्किल्स होती है कि उसको पता है कि पूरी एंटायर टीम जो है उसको पता है कि एंटायर टीम की हर व्यक्ति की, हर प्लेयर की क्या क्या स्किल्स है और उनको कैसे यूज़ करना है। अ गुड कोच हैड द स्किल्स ऑफ द एंटायर टीम एंड वेयर टू पुट देम फॉर द। अब देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है जैसे हम बोलते हैं कि दिन आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, आपको ब्रश करना एक अच्छी आदत है, तो हम ये नहीं बोलते कि ब्रश करना एक अच्छी आदत थी। ये एक फैक्चुअल सेंटेंस की तरह है कि भाई ये तो अभी पहले भी सही था, ये अभी भी सही है और हो सके तो भविष्य में भी सही रहेगा ये। तो हैड नहीं आएगा, एक गुड कोच हैज़ आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा, हैज़ द स्किल्स। ठीक, क्या आएगा, हैज़, क्योंकि यह एक सनातन सेंटेंस है, मतलब पहले भी था अभी भी है और रहेगा इस तरह से। तो हैज़ द स्किल्स, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सॉरी डी नहीं है, सी है ना, सी में है, डी में नहीं, डी में तो हेड है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 टू 30 में हमारे डायरेक्शन दे रखे हैं। ऑब्वियसली एक पैराग्राफ है जिसे हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 7 क्वेश्चन है हमारे पास 24 से 30 तक, उनको हमें सॉल्व करना है। पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्क्रीमिंग इज अ यूनिक नॉइस। रिसर्च सजेस्ट when we scream in fear, the noise serves the dual purpose of sharpening our own focus in the face of a threat as well as of warning others। अच्छा, मैं और एक बात बता दूं आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करना है, यहाँ तो चलो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, पर जब एग्ज़ाम में हम सोल्व करें ना, तो आप पढ़ने से पहले क्वेश्चन से एक बार देख लें। जैसे हम अगर यहाँ पर क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ ट्रू बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन इन द मैसेज। ये तो जब हम जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ से हमें पता चल जाएगा, पर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अलर्टिंग समवन ऑन द डेंजर ए पर्सन इज। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन से अगर आप एक बार पढ़ लोगे, क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द ऑप्शन विच स्टेट द रीज़न फॉर वाई सम पीपल गो म्यूट व्हेन दे आर स्कैर्ड। ठीक है, ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम फटाक से जल्दी से आंसर कर पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। Among all the 3 responses to fear, how does a scream help us in possible dangerous situation? Question number 29. Select the word which is similar in meaning to the highlighted word. Indicates. Question number 30. Choose the phrase which will replace the phrase focus on is highlighted in the passage. ठीक, ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं वापस पैराग्राफ पर। Screaming is a unique noise. Research suggests when we scream in fear, the noise serves the dual purpose of sharpening our own focus in the face of threat as well as of warning others। वही स्क्रीमिंग क्या करती है? स्क्रीम बहुत अलग नॉइस है एज पर द जो भी लेखक है इस पैराग्राफ का उसके अनुसार। देखो, जब भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं जो ऑथर ने बोला वो सब सच है, भले ही उसने कुछ लिखा, रियल लाइफ में हो या नहीं हो, फिक्शन हो या फिर रियल हो, कुछ भी हो जो, और क्वेश्चन भी हमें उस पैराग्राफ के अनुसार करना है, अपने मन से नहीं करना। अगर पैराग्राफ में दे रखा है कि सूरज जो है भाई पश्चिम से उगता है, और क्वेश्चन में पूछा कि सूरज कहाँ से उगता है, तो हमें पश्चिम ही लिखना है, पूरब नहीं लिखना। ये हम ध्यान रखेंगे। तो भाई जो लेखक है वो बोल रहा है कि स्क्रीमिंग है वो बहुत यूनिक नॉइस है। क्यों? क्योंकि रिसर्च ऐसा बोलती है कि यह 2 काम करती है। एक तो जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनको थ्रेट की वार्निंग देने के लिए कि भाई कोई खतरा है, और एक हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित करने का। इन फैक्ट आवर ब्रेन्स प्रोसेस स्क्रीम्स इन ए यूनिक वे। मोस्ट नॉइसेस वी हियर आर डिलीवर्ड फ्रॉम आवर ईयर टू एन एरिया of the brain devoted to analyzing a sound and breaking it into component parts such as gender, age, and tone, high or low, a brass stringed or electric instrument, or several combined, a rabbit or a coo, what and what animal makes that sound। ठीक है, तो जब स्क्रीम जो रहती है ना वो सबसे अलग हटकी होती है। जो नॉर्मल वॉइस रहती है जैसे हमारे कानों के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है, तो हमारा ब्रेन के उसको फ्रेगमेंट में बांटने लगता है कि भाई ये किसी आदमी की है, औरत की है, कि जानवर की है, कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, इसकी आवाज़ है। दिस इंडिकेट्स दैट वी डिफ्रेंशिएट ऑल द नॉइसेस वी हियर एवरी डे इवन सबकॉन्शियसली। और यही दर्शाता है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ना, इंडिकेट का मतलब क्या है, तो वहाँ पर यही दर्शाता है कि हम जो डेली जो वॉइसेस सुनते हैं उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हम चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में करें, ये हम सबकॉन्शियस अनजाने में भी हम डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं। अ स्क्रीम इज डिफरेंट दो अकॉर्डिंग टू डेविड पोपल। डेविड पोपल भाई साहब ये नाम है, डेविड पोपल इन भाई साहब का नाम है। A scream is different though according to David Popel, PhD, a professor of psychology and neural science at New York University। Popel is the lead author of a 2015 study that looked into what happens in the body when people scream in fear। तो वही पोपल साहब है, इन्होंने डीप स्टडी करी कि जब कोई व्यक्ति अगर चिल्लाता है तो उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, क्या प्रभाव उसके पड़ते हैं, क्या होता क्या है। A scream goes straight from the ear to the amygdala, है ना। एमिगडाला अब ये कोई पार्ट होगा बॉडी का
ये मुझे नहीं पता, पर बाकी ऑब्वियसली एक पार्ट होगा। अ स्क्रीम गोज स्ट्रेट फ्रॉम ईयर टू एमेगडेला। जो कान है, जो कान का पीना है, यहाँ से जब कान में आवाज़ जाती होगी तो हो सकता है कान के पर्दे को बोलते हैं या फिर वो किसी पार्ट को बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस फियर एंड किक स्टार्ट्स द बॉडी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अच्छा, ये एमिगडेला जो है ये पार्ट ऑफ ब्रेन है ना, ये यहाँ पर क्लियर है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेस फियर एंड किक स्टार्ट्स द बॉडीज फाइट और फ्लाइट। तो जैसे ही हम कोई स्क्रीम सुनते हैं, है ना, तो वो कैसे कानों से थ्रू एमिगडेला में जाती है, एक ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जो हमें एकदम से रेडी कर देता है कि या तो कुछ फाइट करने के लिए, फिर भगने के लिए तैयार कर देता है, हमें अटेंटिव कर देता है। द साउंड जोल्ट्स आवर ब्रेन्स इनटू इंक्रीज्ड अलर्टनेस एंड एनालिसिस। और वो साउंड क्या करता है, हमें हमारे ब्रेन को एकदम हमारी जो अलर्टनेस है, हमारी सावधानी, वो उसको और बढ़ा देता है और हम आसपास जो वातावरण है उसको एनालिसिस करने लगते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर स्क्रीम्स when we are scared. These have a unique sound signature encompassed by the term roughness. This roughness is what serves to alert others to danger. तो भाई ये स्क्रीम जो है रहती है वो एक अलग इसका साइन सिग्नेचर है, वो रफ रहती है, मतलब बहुत ही हार्श रहती है, कर्कश रहती है वो। और यही रफनेस क्या करती है, बाकी लोगों को डेंजर से अलर्ट करने में मदद करती है। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स स्क्रीम फॉर मैनी रीजन। जो आदमी और जानवर है वो अलग अलग कारणों की वजह से स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। इन जॉय, इन सरप्राइज, इन फियर। तो भाई दुख, सुख में भी चिल्लाते हैं, जब चौंक जाते हैं तब भी चिल्लाते हैं, जब दुख में होते हैं तब भी चिल्लाते हैं, और डरते हैं तब भी चिल्लाते हैं। बट वी हैव इवॉल्व्ड टू बी एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट श्रिक्स एंड टू बी एबल टू डिसर्न द डिफरेंस व्हेन वी हियर देम। ठीक, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या समय के साथ क्या हम इवोल्व हो चुके हैं और अलग अलग तरह के श्रिक्स मतलब तो चिल्लाना, अलग अलग तरह की आवाज़ चिल्लाते हुए निकाल सकते हैं। और हम उनमें डिफ्रेंशिएट, हम इसमें जो नुआंस डिफरेंट रहते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम रहते हैं। व्हेन वी हियर देम, जब हम उनको सुनते हैं। इंसिडेंटली रफनेस इज ऑल्सो वाई वी फाइंड द साउंड ऑफ अ बेबी क्राइंग एंड फिंगर नेल्स ऑन चॉकबोर्ड्स डिस्टर्बिंग। बोथ साउंड्स हैव अ हाई रफनेस। तो इंसिडेंटली वो साथ ही साथ के और रफनेस क्या, कभी कभी जब जैसे बच्चा चिल्लाता है तो हमें बहुत इरिटेटिंग लगता है, या फिर हम अपने नाखून घुरसते हैं चॉक बोर्ड पर, जो ब्लैक बोर्ड रहता है उस पर, उससे जो आवाज़ निकलती है, जो कर्कश रहती है, वो हमें परेशान करती है। इफ़ वी फोकस ऑन द साउंड्स दैट गेन आवर अटेंशन वी विल बी एबल टू टेल विच वन इज़ रफ एंड विच इज़ नॉट। और जब हम इन साउंड पे फोकस करते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा हमें परेशान कर रहा है और कौन सा हमें परेशान नहीं कर रहा है। ठीक, बट what about people who have the opposite reaction when they are scared? What about the people who don't scream in fear but become speechless in the face of a threat? अच्छा, फिर ये बोलता है कि ऐसे, फिर चलो ये तो ठीक है, पर उन लोगों को क्या है जो बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करते हैं, जब डेंजर वगैरह आता है तो चिल्लाते नहीं है, एकदम बिल्कुल थ्रेट के फेस में, फेस ऑफ थ्रेट, जब डेंजर आता है, जब खतरा आता है तो बिल्कुल स्पीच हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या, दिस हैज़ बीन लेस स्टडीड बट इट्स लाइकली अ पार्ट ऑफ द थर्ड ओवरलुक्ड रिस्पॉन्स टू टेरर पैरालिसिस। तो ये बोल रहा है कि भैया ये जो फिनोमेना है कि लोग चुप हो जाते हैं, बिल्कुल सहम जाते हैं, ये बहुत कम स्टडी किया गया, पर ये बोल रहा है कि ये लाइकली ये पार्ट ऑफ अ थर्ड ओवरलुक्ड रिस्पॉन्स, जो थर्ड ओवरलुक्ड रिस्पॉन्स है टेरर का, उसका है, उसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब हाथ पैर काम ना करना, जुबान काम ना करना। Contrary to pop medicine, fight and flight aren't the only two reactions to something scary. तो भाई इसके एवज में ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा ये पॉपुलर जो मेडिसिन है, इसके अलावा भी पॉपुलर मेडिसिन मतलब पॉपुलर जो साइंस चल रहा है, मेडिकल साइंस, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर मेडिकल साइंस, पॉप मतलब पॉपुलर। फाइट एंड फ्लाइट आर्ट द ओनली टू रिएक्शंस टू समथिंग स्केरी। तो जो या तो आप लड़ो या फिर आप भाग जाओ, यही दो रिएक्शंस नहीं आते, इसके अलावा भी एक रिएक्शन आता है थर्ड, वहाँ पर आदमी जमा रहता है। थर्ड रिएक्शन क्या रहता है, पैरालिसिस। ह्यूमन्स लाइक अदर एनिमल्स ऑल्सो इवॉल्व द ऑप्शन टू फ्रीज और प्ले डेड। तो भाई जैसे बहुत सारे जानवर हो, अगर आपने नेट जियो डिस्कवरी चैनल देखा हो, तो जब भी उन पर कोई खतरा होता है तो वो क्या करते हैं कि जैसे चूहे वगैरह को कभी देखा आपने रील्स वगैरह में, तो वहाँ पर चूहे क्या डेड, मरने का नाटक करते हैं, मरे नहीं होते पर मरने का नाटक करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही भाग जाते हैं। दिस हैपन्स इनवॉलेंटरली व्हेन द
cerebellum, the part of the brain that regulates muscle activity, overpowers other terrified brain responses and basically shuts down all the movement. और आदमी ऐसा करता नहीं है, जो चूहे वगैरह रहते हैं ना, वो जैसे मर जाते हैं तो वो ऐसा करता नहीं। जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, किसी ने कुछ एकदम से खतरा देखा और बेहोश हो गया, तो वो क्या होता है, जो सेरेबलम रहता है, ब्रेन का एक पार्ट रहता है, वो जो मसल कंट्रोल करता है, वो ओवर पावर कर लेता है। किसको? जो थ्रेट रहता है ना, थ्रेट, उससे जो हमें सिग्नल मिलते हैं, थ्रेट रिस्पॉन्स, टेरिफाइड ब्रेन रिस्पॉन्स रहता है कि बिल्कुल दिमाग डर जाता है, उसको ओवर पावर कर देता है और सब कुछ शट कर देता है अपने आप। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा, तो जब भी कुछ घटना आती है, दुर्घटना जाती है, कुछ डेंजर सिचुएशन है, तो बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो वो लोग रहते हैं। सिंस स्क्रीमिंग टॉक्स क्वाइट अ फ्यू मसल्स, प्रोबली एट लिटिल लेस देन द 100 मसल यूज फॉर स्पीकिंग। तो वो बोल रहा है कि भाई, जब इसमें जो स्क्रीमिंग है, जो हम चिल्लाते हैं, जो चीख रहती है, वो जो हम यूजुअली बोलचाल की भाषा में कम से कम 100 मसल यूज़ करते हैं हम, उससे तो काफ़ी कम यूज़ करता है। अ पर्सन फ्रोजन इन फियर इज़ रेंडर्ड म्यूट एज वेल एज इमोबाइल। तो जो पर्सन जो फ्रीज हो जाता है, जो रुक जाता है, एकदम थम जाता है का डर के कारण, वो एक तो म्यूट हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाता। इसको ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ ने उसको जकड़ लिया हो। ठीक, यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे क्वेश्चन है 24 to 30। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द स्टेटमेंट्स विच इज और आर ट्रू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। स्टेटमेंट्स है हमारे पास, आवर सिस्टम्स आर बिल्ड ऑन अ वे दैट ओनली अलाउस अस टू स्क्रीम इन डेंजरस और थ्रेटफुल सिचुएशन। ऐसा नहीं है भाई साहब, भाई सिर्फ चीख नहीं निकलती, आदमी बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम भी जाता है वहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। One of the ways human tackle fear is by going into freeze mode and acting dead, which is similar to actions to animals। बिल्कुल ये सही है कि एक तो आदमी चीखता है या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। दो तरीके तो ये होगा कि आप तो लड़ो या भागो। एक होता है कि वहीं जम जाता है डर के मारे, तो एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, तो ये सही है। द ब्रेन sorts द noises we hear regularly on the basis of factors such as gender और हाई और लो टोन, एज एट्सेट्रा। अब भाई साहब, ये थर्ड वाला जरूर पढ़ने लायक है, दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड वाला भाई साहब? थर्ड वाला भाई साहब बोल रहा है, तो जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, जैसे मैं बोला था ना कि सबकॉन्शियसली भी हमारा ब्रेन, जब हम ध्यान नहीं देते तब भी अगर किसी ने मान लो कोई आवाज़ दी, तो हमारा ब्रेन पहले ही देख लेता है कि भाई कोई मेल ने आवाज़ दी, कोई फीमेल ने आवाज़ दी, जानवर की आवाज़ है या फिर, तो हमारा जो ब्रेन है वो इसे सेगमेंट में बांटता रहता है। तो थर्ड भी हमारा है और हमारा सेकंड है वो भी है। फर्स्ट हमारा बिल्कुल नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड हमारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए, जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अलर्टिंग समवन ऑफ द डेंजर अ पर्सन इज इन। तो भाई आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या कंट्रीब्यूट करता है कि भाई कोई पर्सन डेंजर में है। ऑप्शंस में हमारे पास है, द जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन वी मेक व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद अ सीमिंगली डेंजरस सिचुएशन, द स्क्रीम वन लेट्स आउट व्हेन फेस्ड विद डेंजर होल्ड्स एन एलिमेंट of roughness which is crucial for letting others know of the possible danger। सी में हमारे पास है, सीक्रेशन ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स। ये तो बिल्कुल बकवास है, कहीं फ्लूइड्स की या जूसेस की बात ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो पूरा पढ़ोगे टाइम खराब होगा, मतलब नहीं है, मत पढ़ो इससे अच्छा। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर स्क्रीम्स, दैट इज हाउ ऑफन वी, नहीं ये भी ऐसा कुछ, हम कितनी बार शाउट करते हैं, ये भी कहीं नन ऑफ द। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा कि एक कहे आप चिल्लाते हो और फिर वो उसमें बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। among the following statements, choose options which are false in accordance with the information given in the। भाई जो पैसेज के अनुसार इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार बताना कि कौन सा इसमें से गलत है, फॉल्स पे ध्यान देना, ट्रू नहीं करना। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट अंडरस्टैंड द फियर ऑफ द सिचुएशन एंड सेंड्स अस इनटू फुल ब्लोन फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्सेज, एमेगडेला। ये सही है भाई साहब, बिल्कुल। एक एमेगडेला था और एक सेरेबेलम था। सेरेबेलम क्या करता है, वो जैसे ही ब्रेन को फियर का सिग्नल मिलता है वो सारे मसल को ओवर पावर कर देता है और उन सबको शट डाउन कर देता है। द नंबर ऑफ मसल्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग आर ओवर 100। ये भी सही है भाई साहब। तो क्या क्या हमारे पास सही है?
अच्छा ये ओवर 100 नहीं है, सॉरी सर, ओवर 100 नहीं है, ये अबाउट 100 इसने बोला था। तो स्टेटमेंट 2 जो हमारा वो गड़बड़ रहेगा, ओवर 100 उसने नहीं बोला ना, ओवर 100 नहीं बोला। द पर्पस ऑफ स्क्रीम इज टू वेंट आउट योर एंगर एंड रिलीज द इमोशंस ए पर्सन हैज़ बिन विथ होल्डिंग इनसाइड। ठीक, अब ये जो सेंटेंस चाहे तो ये टेक्निकली सही है, हम पर ये पैसेज में कहीं दिया नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। भाई ये तो दे रखा है, हमें फॉल्स बताना है, ये ध्यान रखिए। तो हमारा सेकंड वाला भी गलत है, हमारा थर्ड वाला भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई जो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर पढ़ते हैं। अब भाई साहब 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द ऑप्शन विच स्टेट्स द रीजन फॉर वाई सम पीपल गो म्यूट व्हेन दे आर स्कैर्ड। अब भाई एक कोई सा ऑप्शन चूज करना कि भाई कुछ कुछ लोग और म्यूट क्यों चले जाते हैं। बहुत सीधी बात है, मैंने अभी बताया था, सेरेब्रम जो रहता है वो ओवर पावर्ड कर लेता है। द ब्रेन फाइंड्स इट हार्ड टू कंसंट्रेट बिटवीन हाउ टू कॉम्बेट द डेंजरस सिचुएशन, फिगरिंग आउट हाउ टू टॉक विच लीव्स ए पर्सन म्यूट, ऐसा कुछ नहीं। Some people find that they don't want to, a certain part of the brain responsible for overlooking muscle activity takes over the response of the brain and force every movement of the body to shut down, including speech। भाई साहब जो हमारा सी है वही हमारा आंसर है। तो सी वाला हमारा आंसर है, उसको बोलते हैं, वो सर्टेन पार्ट को बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम मसल रहती है, ठीक है, वो मसल्स को कंट्रोल करती है, सेरेबेलम पार्ट ऑफ ब्रेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, among all the three responses to fear, how does a scream help us in possible dangerous situation? ऑप्शंस में हमारे पास है, द ब्रेन प्रोसेसेस द स्क्रीम इन अ पार्ट विच हेल्प्स एक्टिवेट आवर फाइट और फ्लाइट मोड, विच देन हेल्प्स अस बिकम अवेयर एंड स्कैन द सिचुएशन। Scream can notify the people in your surrounding, like your neighbors or anybody in close vicinity to you. When you scream, your vocal cords stretch and become flexible enough to scream louder and warn other of the situation. None of the above, all of the above. तो हमारे पास 3 सेंटेंस में है, 3 सेंटेंस में कौन सा सही है, या तो पूरे सही है या कोई से भी सही नहीं, या फिर ए बी सी में से क्या सही रहेगा। तो हमारा जो ए ही वाला आंसर सही है। ये जो अब ये बाकी के जो है ना आंसर, जो बी और सी ये कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक, ऑप्शंस में हमें, सॉरी जो पैराग्राफ में हमें दे नहीं रखे तो हम मानेंगे नहीं। मैंने क्या बोला था, जो पैराग्राफ में बोला, अगर पैराग्राफ में बोला कि सूरज पश्चिम से उगता है तो पश्चिम से उगेगा, भाई साहब सूरज कहीं से नहीं उगेगा। तो ए वाला जो है वही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 मीनिंग पूछ रहा है इंडिकेट का। इंडिकेट्स का मतलब क्या होता है, जो सिग्नल करता है, विच सिग्नल्स, इंकित करता है। पैराग्राफ में भी था, मैंने वहीं पर बताया था आपको, चाहे तो एक बार और आप जो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसको देख लिया, फिर आप पीछे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, चूज द फ्रेज विच विल रिप्लेस द फ्रेज फोकस ऑन एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। तो जो फोकस ऑन जो शब्द है वो क्या करता है, फोकस ऑन क्या करता है, कंसंट्रेट ऑन, कंसंट्रेट करता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। ड्रेन आउट तो मतलब वेस्ट रहता है, दिमाग वेस्ट को हम बोलते हैं ड्रेन आउट। टीयर अपार्ट मतलब चीर फाड़ कर देना, बिल्कुल तोड़ देना, तहस नहस कर देना। फायर अवे भगा देना। मिक्स इनटू मतलब शामिल कर देना, घोल मेल देना। ठीक, ये आज थे हमारे प्रीवियस ईयर एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश वाला पार्ट हमने किया है और इंग्लिश वाला ही हम करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग आप चाहे तो किसी और चैनल से भी के लिए पढ़ सकते हैं। फिर आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई शिकायत हो या आप कुछ और सुधरवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।